ट्रम्प साहब की धमकी है ईरान नाम का देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। लेकिन ईरान ने अर्ग द्वीप को बचाने के लिए जैसे पूरे देश के लिए सैनिक तैयारी की हुई है, इसके लिए भी भारी तैयारी की हुई है। एक्चुअली तो उसने पूरे होर्मुज की खाड़ी में ही बहुत भयानक तैयारी कर रखी है। ट्रम्प सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं हारेंगे, ट्रम्प अपनी कुर्सी भी गंवा सकते हैं। ट्रम्प ने अपने मन की बात सीधे सीधे बोल दी कि वो तो ईरान का तेल लेना चाहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। उनका जो व्यापारी मन है उछल के बाहर आ गया। जिन देशों में अमेरिकी अड्डे रहे हैं, इस एक महीने में ईरान ने सब पर हमले किए हैं। ईरान बम भी बना सकता है। हमारे देश के भी बड़े बड़े सभी सैनिक विशेषज्ञ वो सब सैल्यूट कर रहे हैं ईरान। ट्रम्प के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान में नहीं, उनके अपने देश में पैदा हो रहा है। एक नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है जब से वो सत्ता में आए। उनके बड़बोलेपन पर, एप्स्टीन मामले को लेकर, हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को इशारे में दलाल कह दिया। तो फिर मोदी जी यूक्रेन में क्या करने गए थे? और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवाने से दलाल थे तब। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या इस युद्ध में ये होगी कि अगर उन्होंने अपने बूट्स उतारे और उसके बाद उनके सैनिकों के शव लौटे, अमेरिकन जनता नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। राउंड टेबल स्टूडियो में युद्ध पर फिर से बातचीत के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। युद्ध को पूरा एक महीना हो गया है और आज से एक दिन पहले कल ही अपना जो उनका एयरफोर्स वन नाम का जहाज है, उस पर पत्रकारों से कैजुअल बात करते हुए ट्रम्प साहब ने कहा, जानते ही आप कि हर हफ्ते या लगभग हर रोज उनका लक्ष्य बदल जाता है। युद्ध शुरू करते समय लक्ष्य कुछ और था, बीच में कुछ और हुआ, जब युद्ध लिंगर हुआ तो कुछ और हुआ, फैसले भी बदले। और अब उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने उनको जो उसके पास एनरिच यूरेनियम है उसको नष्ट करके उसकी राख अमेरिका को नहीं सौंपी तो ईरान नाम का देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो ईरान पर परमाणु हमला करेंगे। दुनिया में परमाणु हमला करने वाला एक ही देश है और ये उसी की धमकी है। इसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर उन्होंने ये हमला किया था और इसके बीच बीच में वो कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। अमेरिकी विभिन्न लोग, बड़े उनके थिंक टैंक्स, सेना के बड़े लोग और राष्ट्रपति भी। लेकिन इतना कैजुअल इस बात को कहना, अब ये ट्रम्प साहब को ही आप इस भूमिका में देख सकते हैं। ये वो वक्त है जब सारी दुनिया में और खुद अमेरिका में उनके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तो एक पूरी झड़ी लगी, अमेरिका के असंख्य शहरों में, कस्बों में लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे और वो इस युद्ध के भी खिलाफ हैं और उनके भी खिलाफ। यूरोप में जिस समय हम बात कर रहे हैं, लंदन में बहुत बड़ा प्रदर्शन चला। हालांकि अजीब बात यह है कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो मीडिया संस्थान हैं वो इस युद्ध में पक्षपात करते हुए दिख रहे हैं। गार्डियन ने लिखा कि बीबीसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। लाखों लोग प्रदर्शन करने उतरे थे, जर्मनी में, यूरोप में, सभी जगह। और तमाम राजनेता अब ऐसे पश्चिम में हम देख रहे हैं जो इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका की लानत मलानत कर रहे हैं। ये और बात है कि यूएन में 135 देशों का एक प्रस्ताव ईरान के खिलाफ इसमें पास हुआ था, जबकि हमला उस पर अमेरिका और इजराइल ने किया था। 31 दिन बाद, पूरा महीना बीत जाने के बाद, अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या इस युद्ध का कोई नतीजा अमेरिका और इजराइल अपने पक्ष में ले पाएंगे। बल्कि सैनिक विशेषज्ञ अब इस बारे में सारी दुनिया के दृढ़मत होते जा रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल को हारने के लिए हुआ है। उनको हारना ही है, वो जीत नहीं सकते और वो लगातार हारते जा रहे हैं। ईरान ने जब जब जो कहा वो उसने करके दिखाया है। उसने अपने आस पड़ोस में अमेरिका के सारे सैनिक ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। उसने अमेरिका के बहुत प्रतिष्ठित युद्ध के जो उपकरण हैं, ऐसे जहाज जिनको अजेय माना जाता था, उनको भी उसने पाला छू लिया है और नष्ट भी किया है। और उसने इनके उन ठिकानों पर जो इजराइल में संरक्षित माने जाते थे, आज तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हाइफा की रिफाइनरी पर दोबारा हमला हुआ है और गंभीर हमला हुआ है। इसके पहले ईरान के इसी तरह के केमिकल ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। 2 घंटे बाद उसने जवाब दिया। हमेशा उसने जब जब कहा है उन चीजों का जवाब दिया है। हासिल के लिहाज से देखें तो ईरान दुगने दाम पर अपना तेल बेच रहा है। ईरान होर्मुज खाड़ी में उसने प्रतिबंध लगा दिया है।
युद्ध से पहले वो खुली हुई थी, और वहाँ से आने वाले जहाज़ों से वो लेवी वसूल रहा है। उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कोई अलग अलग फिगर्स हैं। कुछ देशों को और कुछ जहाज़ों को उसने अनुमति भी दी है, कहता है वो अपने दोस्तों को अनुमति दे रहा है। चीन के लिए जो संभव हो पा रहा है वहाँ से उसके जहाज जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी मिले हैं, भारत को भी कुछ मिले हैं, लेकिन एशिया में त्राही त्राही है, यूरोप में त्राही त्राही है, और अमेरिका के जितने, और मज़ेदार बात यह है, जो 4 दशक से और उससे भी ज़्यादा से ईरान पे जो सैंक्शन लगा हुआ था, युद्ध के दौरान वो सैंक्शन हटे हुए हैं, क्योंकि इस समय दुनिया के बाजार को हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत है। इस युद्ध की वजह से वो खटाई में पड़ गई है और सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के ही ज़्यादा दोस्त पूरा यूरोप चीख रहा है, एशिया के बड़े देश कोरिया, जापान, ताइवान ये चीख रहे हैं। नतीजतन अमेरिका को इनके लिए अपने सैंक्शंस जो उसने पहले लगा रखे थे युद्ध करने के बाद हटाने पड़े। तो इस युद्ध से फिलहाल अगर आप देखें, ईरान अपने तेल को अपनी मर्जी से सारी दुनिया में दुगने दाम पर बेच रहा है। होर्मुज की खाड़ी में उसने अपना टोल टैक्स लगा दिया है जो इसके पहले नहीं था। उसने कहा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और उसने अपनी सारी संस्थाओं की जांच के लिए, जहां वो ये परीक्षण वगैरह करता था, रिसर्च करता था, उसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अनुमति भी दी थी। वो समझौते पे पहुंच गया था, अब उसने उस समझौते को तोड़ दिया है, यानी अब वो बम भी बना सकता है। तो वो अपना तेल दुगने दाम पे बेच रहा है, बम भी बनाएगा, होर्मुज की खाड़ी पे वसूली भी कर रहा है, और उसका भूगोल जहां था वहीं है। कहानियां आ रही हैं कि इस पे हमला होगा, खर्ग द्वीप पे हमला होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, लेकिन असलियत में हम ये पा रहे हैं कि अमेरिका के 2 सबसे बड़े जहाज, एक तो वापस अमेरिका लौट गया है और दूसरा बताया जा रहा है कि वो यूरोप में ऐसा छुपा हुआ है दूर जाके कि जिससे ईरानी मिसाइलें उस तक न, हाइपरसोनिक मिसाइलें न पहुंच जाए। क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि जो जहाज उनका वापस हुआ है, उस जहाज में जो आग लगने की बात थी वो दरअसल एक मिसाइल हमला था जो सफलतापूर्वक ईरान ने किया था। और ये सारे जहाज शुरू में तो खाड़ी में आ गए थे, लेकिन बाद में ये 1100 किलोमीटर पीछे भागे थे। और आप सारे देशों को देख लें, जो जिन देशों में अमेरिकी अड्डे रहे हैं, इस 1 महीने में ईरान ने सब पर हमले किए हैं, सफलतापूर्वक किए हैं। और इन इलाकों की अमेरिकी समर्थक सारी सरकारें इस समय इतनी कठिनाई में हैं कि कोई इजिप्ट से कह रहा है कि तुम मीडिएशन करो, कोई पाकिस्तान से कह रहा है कि तुम मीडिएशन करो, कोई तुर्की से बात कर रहा है, और ये सारे देश इस समय मीडिएशन की टेबल इस्लामाबाद में सजा रहे हैं। तो इस युद्ध से हासिल क्या हो रहा है महाबली को, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह के हथियारों से, जिस तरह की आर्थिक सामर्थ्य से और जिस तरह से टेक्नोलॉजी से लैस हैं, ईरान का उससे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन रणनीतिक रूप से ईरान ने कम साधनों, कठिनाई, सैंक्शन और अपने देश में आर्थिक कठिनाइयों से उपजे असंतोष के बावजूद जिस तरह से इस लड़ाई में आमना सामना किया है इतनी बड़ी ताकतों का, अब तो मेरा ख्याल है हमारे देश के भी बड़े बड़े सभी सैनिक विशेषज्ञ जो पक्षपातपूर्ण नहीं हैं और जो स्पष्ट बातें कहते हैं, वो सब सैल्यूट कर रहे हैं ईरान। तो 31 दिन बाद हमारे सामने ये नतीजा है कि सारी दुनिया में ट्रंप और नेतन्याहू नितांत अलोकप्रिय हैं और ईरान लोकप्रिय होता जा रहा है, और दुनिया की बहुसंख्या उसकी सफलता की कामना करती हुई मिल रही हैं। और अब ये कहने वाले लोग अधिकांश हैं कि इस युद्ध में अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ हारना है, और परिस्थितियां भी इसकी गवाही दे रही। पिछला पूरा पखवाड़ा इस बात की शंकाओं में डूबता उतराता रहा कि क्या ट्रंप खर्ग द्वीप पर हमला करने वाले हैं। खर्ग द्वीप जो है ये ईरान की मुख्य भूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस द्वीप में ईरान ने तेल के सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, और करीब 80% उसका जो कच्चा तेल है, गैस है और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वहाँ से निर्यात के लिए जहाज़ों में लदते हैं। ये उसके लिए निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये खबरें आने लगीं जगह जगह से कि उनकी एयरबॉर्न डिवीज़न चल पड़ी है, उसमें 3000 सैनिक आ रहे हैं, मरीन्स, तो सबसे पहले खबरें मरीन्स की आई थी कि वो जापान से चल पड़े हैं, और जो उनके मझोले जहाज़ हैं, चूँकि दोनों बड़े जहाज़ तो मैंने आपको बताया वापस हो चुके हैं, तो जो मझोले जहाज़ हैं युद्ध के वो तमाम चल पड़े हैं, अरब की खाड़ी तक पहुँच गए हैं। सब खबरें रोज़ आती रही, रोज़ ये शंका होती रही कि आज नहीं तो कल उस द्वीप पर हमला होने वाला है। क्योंकि वहाँ पहले से अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक इधर उधर के जो अड्डे हैं उसमें
चारों तरफ ईरान के बसे देशों में उनमें है, लेकिन इन सब पर ईरान हमला कर चुका है और ये सब विभिन्न होटलों में और इधर उधर छुपे हैं इस समय। वो सामान्य तरह से नहीं रह पा रहे हैं, उनकी एक अलग कठिनाई है। खैर वो तो अपनी जगह। तो ये चर्चा विभिन्न स्तरों पे होती रही कि इस द्वीप पर वो हमला करने वाले हैं। करीब 22 किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्रफल है इस द्वीप। लेकिन ईरान ने इस द्वीप को बचाने के लिए, जैसे उसने पूरे देश के लिए सैनिक तैयारी की हुई है, इसके लिए भी भारी तैयारी की हुई है। और एक्चुअली तो उसने पूरे होर्मुज की खाड़ी में ही बहुत भयानक तैयारी कर रखी है। उसकी भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो वहां आने वाले जहाजों को, और अगर कोई एयरबॉर्न डिवीजन से कुछ लोगों को जहाज के जरिए उतारते हैं अमेरिकी सैनिक या इजरायली सैनिक, ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बचे रह सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कितने दिन बचे रह सकते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो ईरान को करना है, ईरान उसके लिए तैयार है। और ईरान, हो सकता है कि कैजुअलिटी का रेशियो बड़ा हो, ईरान के 10 लोग मारे जा रहे हो, इजराइल अमेरिका का 1 आदमी मारा जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ईरान के लोग मारे जाएं और इजराइली अमेरिका सुरक्षित वहां से निकल आए। ऑलरेडी युद्ध में काफ़ी बड़ी शुरुआत और संख्या इजराइल के लिहाज से तो बड़ी संख्या हो चुकी है, जिसको लोग अब सैकड़े भर में कह रहे हैं, और घायलों की संख्या तो 1000 में कह रहे हैं। और अमेरिका के भी 12-13 सैनिकों की मृत्यु होने की बात हो चुकी है और 30 से ऊपर लोग घायल हैं। जो साधनों का उनका नुकसान हुआ है, एवाक्स विमान भी उनका एक नष्ट हो गया है अभी 3 दिन पहले सऊदी अरब के एयरबेस पे हुए हमले में, और अन्य उनके करीब 12-13 जहाज इस तरह से अब तक वो गंवा चुके हैं। और यहाँ तक कि F-35 भी उनको पड़ोस में उतारना पड़ा, जिसके बारे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। लेकिन ईरान की ओर से दावे हैं कि उन्होंने वो प्रणाली ढूंढ ली है जो इन जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुल मिला जुला के युद्ध में शुरुआत में जो अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जिन बातों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए जाते थे मिलिट्री एनालिस्ट्स के जरिए ही, उन्हीं लोगों की ओर से अब ये बताया जा रहा है कि ये कारक है जिसकी वजह से वो सफलताएं नहीं पाएंगे और ये कठिनाई होगी। तो खर्ग द्वीप जो है, अगर उसमें कोई एडवेंचर अमेरिका या इजराइल करने जाते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं है कि सब चीज़ उनके अनुकूल होगी। इसकी चर्चा आखिर में और बड़ी इसलिए हो गई कि फाइनेंशियल टाइम्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने मन की बात सीधे सीधे बोल दी। और जैसा कि आप जानते हैं वो बड़बोले हैं, और इस बात को फिर सारी दुनिया ने नोट किया। उन्होंने कहा कि वो तो ईरान का तेल लेना चाहते हैं, वो ईरान के तेल पे कब्जा करना चाहते हैं। तो उनका जो व्यापारी मन है वो उछल के बाहर आ गया, और सारी दुनिया ने उनकी नीयत के बारे में सुन लिया कि जो तर्क दे के वो लोग युद्ध करने आए थे, असल वो नहीं है। असल है वहाँ के संसाधन की लूट। ईरान के पास भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार है, और उस पर अमेरिकन प्रशासन की नज़र है। इसलिए भी कि वेनेजुएला के बाद ईरान वो क्षेत्र है जहाँ से चीन के लिए हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी सप्लाई होती है। सच्चाई है कि वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई ईरान से ही होती है। तो क्या रूस और चीन इस सब को नहीं देख रहे होंगे? और क्या वो इस सब के लिए ईरान को जो जो जरूरी मदद है वो ऐसी स्थिति में नहीं कर रहे होंगे? इन सब चीज़ों को मिला के इस स्थिति को देखना होगा। और 1 महीने बाद अब ये है कि लगता है कि ये गलती ट्रंप कर सकते हैं, जैसे वो इस युद्ध में उतरने की गलती कर चुके हैं। लेकिन इस गलती की कीमत जो वो चुकाएंगे वो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। और सबकी ये राय है इस मामले में, जो भी विशेषज्ञ है, कि वो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। उतर सकते हैं, टिक नहीं सकते। ट्रंप के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान में नहीं है, खाड़ी में नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने देश में पैदा हो रहा है। उनके विरुद्ध हर तीसरे-चौथे महीने एक नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा है जब से वो सत्ता में आए हैं। उनके बड़बोलेपन पर, उनके खुलेआम लालच का प्रदर्शन करने के मामले में, एप्स्टीन मामले में उनके कैरेक्टर को लेकर, इसके पहले भी उनका जो जिस तरह से कैरेक्टर है, जैसे वो लगभग लूट लेना चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज, और जिस तरह से वो अपने तमाम दुनिया के देशों के लोगों से और अपने देश के भी लोगों से जिस तरह से वो पेश आते हैं, उसको लेकर उनके समाज में ही काफ़ी उनकी आलोचना है। और ये आलोचना हर दूसरे-तीसरे महीने नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम का एक आंदोलन वहाँ चल रहा है, उसमें आती रहती है। इस बार जो प्रदर्शन हुए वो उन पिछले वाले प्रदर्शनों से ज़्यादा जुझारू थे, ज़्यादा बड़ी संख्या आई उसमें। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ट्रंप का वहाँ आधारभूत क्षेत्र है, छोटे और मझोले इलाके
जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 के प्रदर्शन बहुत मैटर करते हैं, बड़े शहर नहीं न्यूयॉर्क जैसे, उनमें भी इस बार भारी मात्रा में प्रदर्शन हुए। वो ट्रंप के जन समर्थन का आधार है। और इस दौरान जहां जहां इस मामले में मीडिया में या दूसरी जगह इस सिलसिले में जो कवरेज आई और जो सर्वेक्षण हुए, वो सब ट्रंप के खिलाफ गए। सब में यह पाया जा रहा है कि ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है। नवंबर में वहां मिड टर्म जैसे इलेक्शंस हैं, वहां की संसद के जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है वैसे वहां होते हैं, और अगर उसमें वो संख्या हार जाते हैं ट्रंप, तो उनके लिए एक नया खतरा आ रहा है जिसे मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊं कि ईरान इस सब का कैसे जवाब दे रहा है। ईरान, जिसके बारे में वो ये सोच के आए थे युद्ध शुरू करने कि उसकी लीडरशिप की वो हत्या कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ विद्रोह हो जाएगा और उनके यहाँ लोग सरकार और सेना वगैरह में भगदड़ मच जाएगी और वो रिजीम चेंज करके, शुरुआत तो रिजीम चेंज के नारे पे आए थे, और वहाँ अपने मनपसंद किसी को बैठा देंगे। लेकिन वहाँ तो कुछ दूसरा ही हो रहा है। वहाँ जो है, वहाँ संसद के लोग क्या बता रहे हैं। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों को आग लगा दी जाएगी, और वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि दुश्मन बातचीत करते हुए ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, हमको ये पता है। यानी ईरान का जो वर्तमान नेतृत्व है, सरकार, उनकी सेना और उनका एक मॉरल जिसे कहिए, वो चीज़ों को सीधे सीधे समझ रहा है, और इसलिए उनकी बात जो है पूरी सामने आमने है। दूसरी ओर अमेरिका में जो आलोचक हैं वो तो है ही हैं, बर्नी सैंडर्स जैसे रेगुलर जो इस तरह की रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के आलोचक हैं, उनके स्वर को अब ज़्यादा तरजीह वहाँ के समाज में मिल रही है और जो उसका ज़्यादा सुना जा रहा है। ट्रंप की दूसरी मुश्किल ये है कि जो उनके नाटो के सहयोगी देश थे, उनमें कोई भी उनके साथ आने को तैयार नहीं है। हालत तो ये हो रही है कि उनके बड़बोलेपन की वजह से उनका ठीक पड़ोसी कनाडा, वहाँ जो अब इस समय उभरता हुआ एक सितारा है, जो पॉलिटिकल चैलेंज आप कह सकते हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को है, वो लोग तो कह रहे हैं कि अब फिलिस्तीन वगैरह पर भी हमें स्टैंड लेने का, गजा वगैरह पर भी स्टैंड लेने का समय आ गया है। क्योंकि इन्होंने तो जीतने के बाद ये ऐलान कर दिया था कि वो 51वां राज्य बना लेंगे कनाडा को, तब से कनाडा में उसकी बड़ी प्रतिक्रिया है। अब ब्रिटेन को आ जाइए। ब्रिटेन इस पूरे युद्ध में इन्होंने बहुत बार स्टारमर को पटाने की कोशिश की और तरह तरह की बातें की, ताने मारे, तैयार नहीं हुए वो लोग। जर्मनी में तो बिल्कुल गजब हाल है। जर्मनी में काफी बड़ा इसका प्रतिरोध हो रहा है। वहां तो कहा जा रहा है नाटो से अलग हट जाइए। वजह है उनको जो गैस खरीदनी है, 4 साल पहले यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस से उनके यहाँ जो गैस सस्ती आती थी, इन्होंने उसको भंग करा दिया और इनके कतर से समझौते करा दिए। इसी हॉर्मुज की खाड़ी से वो जाती थी उनके यहाँ गैस। अब वो कतर की वो फील्ड पे भी हमला हो गया है और गैस वहां से कुछ जा नहीं रही है। यूरोप को 70% ज़्यादा पेमेंट करके, अब उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियल सर्वाइवल के लिए और अदरवाइज भी, तो पूरा यूरोप इस समय 70% ज़्यादा देने को अभिशप्त है और उसमें ज़्यादातर फायदा अमेरिकी कंपनियां उठा रही हैं, किसी और के पास है ही नहीं है। तो एक तो यूरोप इसलिए बिलबिलाया हुआ, इसलिए वहाँ ज़्यादातर देशों में, और इस समय स्पेन नायक बना हुआ है, जहाँ के नेताओं ने खुलेआम ट्रंप को नकार दिया था किसी किस्म के सैनिक कार्रवाई में भाग लेने तो छोड़िए, इस युद्ध की और इस युद्ध में को छेड़ने में उनकी आलोचना की। और अब जर्मनी से और सब जगह से ये बयान आ रहे हैं कि नाटो की जरूरत नहीं है। जो पहले ट्रंप कह रहे थे, अब वो यूरोप कह रहा है। तो ये सब राजनीतिक रूप से ट्रंप के पराभव के संकेत दुनिया में हमारे सामने आ रहे हैं। ट्रंप के लिए जो चुनौती इस युद्ध के बाद आ रही है, उस पर भी लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया है कि ट्रंप सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं हारेंगे, ट्रंप अपनी कुर्सी भी गंवा सकते हैं। नवंबर में वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस है। वहाँ की ऐसा सिस्टम है कि हर दूसरे साल, ये जब 4 साल का इनका कार्यकाल होता है, दूसरे साल के आखिर में ये मिड टर्म इलेक्शंस आ जाते हैं। उस इलेक्शन में अभी तो स्थिति ये है कि सेनेट में 220 के करीब जो है लोग रिपब्लिकन के साथ हैं, और इम्पीचमेंट, अगर किसी भी राष्ट्रपति का वहाँ अगर इम्पीचमेंट करना होता है तो उसके लिए 218 वोट चाहिए। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन चुनाव हुआ, चूंकि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल दुगने दाम पे पहुंच गए हैं, ग्रॉसरी का बिल कम हो गया है, इनकम बढ़ी नहीं है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, युद्ध में सैनिकों की लाशें लौटी हैं और बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ है। टॉमहाक मिसाइलों का स्टॉक पेंटागन कह रहा ख़त्म हो गया है, उस सब के लिए बजट चाहिए। इजराइल भी सपोर्ट मांग रहा है, उसके लिए भी बजट चाहिए। इस सब पर विवाद वहाँ चली रहा है। ऐसे में ये वातावरण अगर बना और सिर्फ 5 सीटें डेमोक्रेट के पक्ष में चली गईं, चूंकि उनको सेनेट में
2/3 सिर्फ 67 वोट्स चाहिए। और हाउस में उनका जो रिपब्लिकन्स का बहुमत है 220 का, उसमें से अगर कुछ कम हो गए और 218 वोट जुटाने में डेमोक्रेटिक ग्रुप सफल रहा तो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इतने से ट्रंप के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी। ये बात उनके सहयोगी समझ रहे हैं। जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने नेतन्याहू को बीच में फोन करके फटकारा था। मतलब सारी बातें तो सामने नहीं आई, लेकिन उसका लबो-लबाब समझ में आ सकता है कि भाई कहाँ तुमने ये फंसा दिया है, ये क्या तुमने कर लिया, अपने अस्तित्व के लिए तुमने हमारे राजनीतिक अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। ये जो सिचुएशन है ये बहुत गंभीर है और ये नवंबर के इलेक्शंस हैं और डेमोक्रेट्स अगर 5 सीटें हाउस में ले आए तो ये वहां पहुंच जाएंगे जहां ट्रंप के लिए खतरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस ट्रंप को वहां पहुंचाते हैं जहां उनके किसी राष्ट्रपति के लिए आसानी से इस तरह का अतीत नहीं है। एक निक्सन का मामला छोड़ दें तो ट्रंप लेकिन दूसरी पारी में इस खतरे के करीब भी पहुंच चुके हैं। अभी तुरंत एक खतरा और है, हालांकि उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है। एक वार पावर्स एक्ट है, उसमें प्रेसिडेंट को 60 दिन की पावर होती है, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन पहले हो गया था। वो 90 दिन तक बढ़ा, मतलब 30 दिन और उसको बढ़ा सकते हैं, तो 90 दिन तक इसको ले जा सकते हैं कि उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है युद्ध करने के लिए। अभी बीच में शुरुआत में उन्होंने मंजूरी ले ली थी चूंकि अभी उनका बहुमत है, लेकिन अब चूंकि रिपब्लिकन्स में भी इस बात को लेके थोड़ी बहुत खींच हो रही है और कुछ लोगों ने तो पिछली बार भी इनका विरोध ही किया था, तो ये जो परमिशन लेनी होगी उसके बिना पैसा नहीं मिलेगा लड़ने के लिए, तो वो एक और चुनौती इनके सामने 90 ही दिन में आ जाएगी। 90 दिन में 31 दिन बीत चुके हैं, तो यानी अब 60 दिन बचे हैं ट्रंप के पास कि इस दौरान वो ये परमिशन वाला सवाल उनके सामने वार पावर्स एक्ट में भी आने वाला है। युद्ध में भारत के लिहाज से और भारत के विदेशी राजनीति के लिहाज से जो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अप्रिय हैं लेकिन हो रही हैं, वो ये है कि इस्लामाबाद टॉक इस समय चर्चा में है। ये क्या है? एकाएक खबर आई कि ट्रंप ने कहा कि हमने 48 घंटे का वक्त दिया है, फिर आया 5 दिन का दिया है, फिर आया अब 10 दिन का दिया है। और इस बीच क्या हुआ? इस बीच इस्लामाबाद से और दुनिया के अन्य माध्यमों से खबरें आने लगी कि 3-4 देश, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, मिस्र, इजिप्ट जो कहते हैं वो शामिल है, और ये लोग सऊदी अरब को भी टच में अपने रखे हुए हैं। तो इसको एक सुन्नी एक्सिस भी कहा जा रहा है। तो ये सुन्नी एक्सिस जो है पाकिस्तान के एफर्ट से ट्रंप के लिए कुछ समझौता वार्ता कर रहा है। हालांकि ईरान की ओर से बहुत लगातार डिनायल आए, लेकिन ईरानी एम्बेसीज के भारत में और पाकिस्तान में स्थित लोगों में से कुछ स्वर ऐसे आए जिससे लगा कि कुछ हरकत हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ प्रस्ताव है जो दिए लिए जा रहे हैं। और ट्रंप उधर घोषणा करते रहे कि ईरान ने मुझको बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। फिर खबर आई कि 10 जहाज वहाँ से 8 या 10 जहाज खाड़ी से निकले हैं पाकिस्तानी झंडा लगा के, जो अमेरिका के लिए तेल लेके वहाँ से निकले हैं, और उसको ट्रंप अपना तोहफा बता रहे थे। फिर वहाँ से बयान आया कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है। लेकिन इस बीच हमने पाया कि ये पाकिस्तान में इस सिलसिले में कुछ हरकत तो हो रही है, और फिर पाकिस्तान के बयान आए कि हम ईरान के प्रतिनिधियों और अमेरिकी प्रतिनिधियों की बातचीत इस्लामाबाद में करने के को होस्ट कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में इसको लेके बड़ी सरगोशियां बढ़ गई। ट्रंप के रोज सुबह शाम आने वाले बयानों में इससे मिलती जुलती हरकतें थी, और इसकी वजह से ये सवाल भारत में उठना लाजमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान सापेक्ष हमारी सारी राजनीति, सोच समझ, और पाकिस्तान में कुछ होता है तो भारत में कुछ कुछ होता है, भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान में कुछ कुछ होता है, आप जानते ही हैं। तो ये सवाल यहाँ भी आ गए, और यहाँ हमारे विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जो अंतर्राष्ट्रीय राजनय में बहुत हल्का माना गया। उन्होंने पाकिस्तान को इशारे में दलाल कह दिया। जाहिर है दूसरे लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा तो फिर मोदी जी उक्रेन में क्या करने गए थे? आपको याद ही होगा कि मोदी जी उक्रेन और रूस युद्ध में बीच में समझौता कराने के लिए रूस और उक्रेन दोनों जगह गए थे। हालांकि वो अलग एक वृतांत है जिसमें जेलेंस्की ने उनसे कह दिया कि आप ही की वजह से तो रूस लड़ रहा है, आप रूस से तेल खरीदते हैं और उस पैसे से वो रूस की लड़ाई चल रही है। तो खैर वो एक प्रिय अप्रिय प्रसंग है, लेकिन भारत के लिए कठिनाई हो गई। एक तो इसलिए कि भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ा देश है, हमारे लिए समस्या ज़्यादा बड़ी है साइज में, इसलिए कि हम उनसे बहुत विकसित हैं, बहुत बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी आबादी भी उनसे 5 गुना 6 गुना है, 150 करोड़ लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, हमारी ज़रूरतें उनसे बहुत बड़ी हैं, हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम वो बहुत सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बनाते, हम बहुत सारी चीज़ें बनाते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते भी हैं, हम एक इंडस्ट्रियल नेशन में बदलना चाहते हैं।
तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा अजीब सा था कि हमारी कोई भूमिका ना हो और पाकिस्तान जैसे देश की, जिसके बारे में हमारे यहाँ लगातार इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं कि वो अब गया कि तब गया, वो इतने बड़े मामले में बिचौलिया नज़र आए, पंचायत करता नज़र आए। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति इस बीच डेवलप हुई है, जो अभी प्रिवेल कर रही है, क्योंकि 6 तारीख तक ट्रंप की वो डेडलाइन है। हालांकि ट्रंप का, जैसे मैंने बताया, कल बयान आ गया है कि वो एक नई शर्त उनकी आ गई है कि अगर वो एनरिच यूरेनियम की राख अमेरिका को नहीं देंगे तो वो तो धरती से ईरान को मिटा देंगे। तो बहुत चीज़ें अनफोल्ड इस युद्ध में हो रही हैं, उसमें से एक डेवलपमेंट ये भी है। इस युद्ध में भारत कहाँ खड़ा है? नुकसान का हिसाब लें तो भारत को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि खाड़ी के देशों से हमारा अधिकतम एलएनजी, एक बड़ी मात्रा में एलपीजी और बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड आता है। क्योंकि 5-6 दिन का मामला है वहाँ से आने में, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम लगता है, बीमा कम लगता है, और वहाँ अच्छा तेल और अच्छा गैस और ये सब हमारे पुराने लंबे रिश्ते हैं सब देशों से। पहले तो ईरान से भी हमारे यहाँ आता था, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने के क्रम में हमने ईरान से लेना बंद कर दिया। अब जब ये समस्या आई है तो इससे भारत में भी बहुत कठिनाइयाँ हुई। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि हमारे करीब 90 लाख लोग खाड़ी के देशों में काम करते हैं और उनमें 6 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जो विभिन्न क्रम में विभिन्न जगहों पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और कई लाख लोग, अगर वहाँ ये परिस्थिति बनी रही तो भारत लौटना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर मजदूरी करते हैं। हमारे यहाँ करीब 10 लाख करोड़ सालाना वहाँ से रेमिटेंस आता है, जो हर साल बढ़ता है। तो वो एक क्षेत्र है जहाँ हमारे भारतीय कामगारों के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप है, और उनके साथ हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट का व्यापार भी है, क्योंकि इन देशों में रहने वाले भारतीय भी और अभारतीय भी भारतीय मूल की बहुत सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, खाने पीने से लेके हर चीज़। और उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ सीधे जुड़ी हुई हैं, जो अदर केमिकल्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में हम करीब 32 कारखाने हमारे यूरिया वगैरह बनाते हैं, जिसमें 30 जो है एलएनजी यानी नेचुरल गैस के आधार पर आधारित है। नेचुरल गैस हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम अभी आधी ही पैदा कर पाते हैं, आधी हमें इंपोर्ट करनी होती है। तो हमारा सबसे बड़ा उसका सप्लायर कतर था। कतर में फोर्स मेजर लग गया है, वो बंद है, और ये ऐसी चीज़ है जिसको रातों रात चालू नहीं किया जा सकता। अगर कल युद्ध खत्म हो जाए तो ये नहीं कि परसों से हमें मिलने लगेगा, उनको कारखाना फिर शुरू करने में महीनों लगेंगे। कुछ फैसिलिटीज़ तो उनकी ऐसी नष्ट हो गई हैं जो ईरान ने जवाबी हमले में की हैं, जिनको शायद 2-3 साल उनको लगेंगे। तो 17% तो उनकी कैपेसिटी वैसे ही कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि वो कितना हमको देते हैं, कितना औरों को देते हैं, ये सब भी सवाल आएंगे। लेकिन ये तो तब जब ऐसा होगा। अभी फ़िलहाल ये है कि भारत को हमने पाया कि इस युद्ध के समय, चूँकि ठीक युद्ध से 1 दिन पहले तक हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे, इसके पहले अमेरिका से रिश्ते बनाने की कोशिश करते हुए हमारे विदेशी राजनय को हमने देखा है। अभी जो हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के बारे में बयान दिया, वो बता रहा है, हम अब उसे दूसरे लोग जो हमारी आलोचना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये भारत ने खिसिया के बयान दिया, चूँकि भारत की कोई इस युद्ध में भूमिका ही नहीं रह गई है। दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात को अब कह रहे हैं, सारे बड़े अखबारों में इधर उधर, और हमारे भी बहुत से चिंतक कह रहे हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति में ब्लंडर्स किए हैं और अपनी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद लगभग खो दी है। तो ये हमारी जो परिस्थिति है, इससे हमारे आर्थिक हाल पर भी और भविष्य के रिश्तों के सवाल पर भी, जैसा कि लग रहा है और जैसा आप सब लोग बता रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल को खोना ही पड़ेगा, और यदि वो हार के वापस किसी तरह के समझौते में जाते हैं जिससे ईरान विजयी होता है, तो इससे चीन, रूस और अन्य बहुत सारे वो देश जो इस समय ईरान के साथ हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और भारत फिर नेपथ्य में रह जाएगा। ये एक परिस्थिति हमारे सामने पैदा हो रही है, जो हमारे इस कार्यक्रम से हुई है। और सबसे बड़ी बात वही कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर है आर्थिक कारणों से, और उनके रेमिटेंस से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष वहाँ से आने वाले रेमिटेंसेस। अब भारत के रोल की समस्या इसलिए भी हो गई कि इधर भारत का इजराइल के साथ व्यापार बहुत बढ़ा है। इस युद्ध के दौरान भी हमारे स्टील वगैरह की सप्लाई इजराइल को जा रही है। ऐसा एक जहाज इटली में पकड़ा गया है, क्योंकि ये युद्ध चल रहा है और इस समय इजराइल को जाने वाली चीज़ों पर बहुत से देशों में बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं हैं उनके अपने राजनीतिक कारणों से। तो जैसा मैं कह रहा था, क्योंकि हम चाहे न चाहें हमारी भूमिका को लेकर अब दुनिया में ये शंका स्थापित हो गई है कि हम इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की तरफ हैं। हमने उन 135 देशों के साथ यूनाइटेड नेशन में वोट भी किया है जिन्होंने
ईरान पर हुए हमले पर तो कुछ नहीं कभी किया था, लेकिन खाड़ी के देशों पर ईरान की जवाबी हमले पर एक प्रस्ताव पास किया था। तो इससे हमारी जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पक्ष की हो गई है। अब ये देखना है कि जब ये युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद ये चीज़ें कैसे विश्व राजनीति में जो नया ध्रुवीकरण, नई चीज़ें और नए रिश्ते बनेंगे, उसमें हम कहाँ होंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या इस युद्ध में ये होगी कि अगर उन्होंने अपने बूट्स उतारे खर्ग द्वीप में या अन्य कहीं, और उसके बाद उनके सैनिकों के शव लौटे, चूंकि मुठभेड़ होगी, ईरान ऐसे सकम नहीं करेगा, तो अगर उनके शव लौटे तो अमेरिकन जनता उसको कितने दिन तक और कितने शवों तक बर्दाश्त कर पाएगी। उनके लिए ये मुहावरा चलता है कि ताबूत अगर अमेरिका लौटे, अभी जितने गए हैं उसी से हल्ला गुल्ला है, तो वो जो है अमेरिकन जनमानस में पहले से ही अपनी प्रतिष्ठा खो चुके ट्रंप के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आखिर में अगर इसको समराइज किया जाए कि ये हम कहाँ खड़े हैं एक महीना बीतने के बाद, तो हम पाते हैं कि ईरान में तो हमें ऐसी कोई शंकास्पद स्थिति नहीं दिख रही है कि वो इस युद्ध से अगले हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में या 4 दिन में, या जैसे बयान इजराइल और अमेरिका की ओर से दिए गए हैं कि उन्होंने उनकी कैपेसिटी क्रिपल कर दी है, उनके मिसाइल लॉन्चर्स जो है नष्ट कर दिए हैं, उनकी फैक्ट्रियां नष्ट कर दी हैं और अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, ऐसा नज़र नहीं आता। दूसरी ओर ये ज़रूर नज़र आता है कि ऑफिशियल बयानों में पेंटागन वगैरह के बयान बता रहे हैं कि टॉमहाक मिसाइलों का एक बड़ा स्टॉक अमेरिका इसमें खर्च कर चुका है, जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। और इसके अलावा जो उनके डोम और सुरक्षा उपकरण हैं जो मिसाइल हमलों से और ड्रोन हमलों से उनकी रक्षा करते हैं जगह जगह उनके अड्डों वगैरह पर, उसमें जो चीज़ें लगती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जितना वो खर्च कर चुके हैं, सच्चाई है कि वो स्टॉक भी कम हो रहा है। और हमने पाया ही है कि उनके जहाज़ों वगैरह पर जो मिसाइल हमले किए ईरान ने, उसमें निश्चित तौर पर उनकी वो व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें उनको सुरक्षा देती हुई नहीं मिली। इसीलिए उनका एवाक्स जैसा विमान मार गिराया गया सऊदी अरब के उस पर। और जितने भी उनके पड़ोसी देश हैं, इन पर जब जब ईरान ने चाहा, जब जब ईरान पर किस तरह का हमला हुआ और जवाब में उसने बयान देकर हमला किया, तो सफल हमने उसे होते हुए देखा। इजराइल पर तो लगातार हम उसकी बमबारी देख ही रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति आती जा रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हफ्ते 15 दिन बाद, इजराइल इन मिसाइलों को रोक पाने की क्षमता उसकी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो। तो उल्टी दिशा बहती हुई नजर आ रही है। तो ये जो इस युद्ध की परिस्थिति है, ये अब देखते हैं 31 दिन बाद, अगले 31 दिनों में या 30 दिनों में कितने दिन किस तरह से अनफोल्ड होती है। फिलहाल तो चीजें बयान के स्तर पर ट्रंप के पक्ष में है, लेकिन धरातल पर ट्रंप के विपक्ष में है, ऐसा हम कह सकते हैं।